Hello everyone, welcome to Gur Mantra Academy. I hope you all are doing good. So guys, आज हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री का 2020 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड यू हैव 45 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है आपके पास, an aqueous solution contains a mixture of 10 to the power minus 8 molar NaCl and 10 to the power minus 8 molar HCl. तो choose the correct statement about this solution. So basically आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले आप ऑप्शंस देख के पता कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बफर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, या तो ये बफर होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखो, एक चीज गौर करने वाली है कि 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaCl सोल्यूशन है। NaCl कैसा होता है? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है एंड यू नो इट वेरी वेल कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कभी भी बफर सोल्यूशन नहीं बनाते हैं। दैट मीन्स एक चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कभी भी बफर नहीं बनाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही गलत हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। अब ऑप्शन सी और डी के अंदर क्या बोल रहे हैं कि चलो बफर तो नहीं बना रहे, तो पीएच कितनी होगी? पीएच या तो 7 से कम होगी या ग्रेटर देन 7 होगी। अब NaCl को तो हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे क्योंकि NaCl की मदद से हमें पता चल गया कि ये बफर सोल्यूशन तो नहीं बनाएंगे। अब देखो सेकंड क्या है, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl। अब HCl गिवन है, HCl आपको पता है किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। और एसिड के केस में जो पीएच होती है वो हमेशा लेस देन 7 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है, इन नेफ्थलीन द वैल्यू ऑफ इंटीजर n अकॉर्डिंग टू हकल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी s। ओके, सो हकल रूल निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब आपको n की वैल्यू पता करनी है, तो हकल रूल क्या बताता है? 4n + 2 आपको क्या बता देते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स की कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स पता है, 10 है आपके पास। दैट मीन्स 4n + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू आपके पास 2 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है द एजिमुथल क्वांटम नंबर L ऑफ एन इलेक्ट्रॉन n dz स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ अ कॉपर आटम s। सो बेसिकली d ऑर्बिटल के लिए आपको पूछा जा रहा है कि बताइए L की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है s के लिए L की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1 एंड d के लिए होती है 2। तो डायरेक्टली आप काफी आसानी से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल मोल इनवर्स फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इन गैस फेज एस। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस फेज में आपको गिवन है दैट इज 218 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है हाफ मोल H2 कन्वर्ट होगा H2 के अंदर गैसियस फॉर्म में। तो आपको दे रखी है एंथैल्पी 218 किलो जूल पर मोल। अब आपको 3 मोल बनाने हैं H2 के, दैट मीन्स आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो आपके पास एंथैल्पी आ जाएगी 1308। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Stop guys. The correct order of the first ionization energy of helium, boron, nitrogen and oxygen in their corresponding ground state is। काफी आसान सा क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आपके पास। आयनाइजेशन एनर्जी का आपको सिंपल सा एक ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन चारों केस के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हीलियम के पास सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास s ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर n नाइट्रोजन क्योंकि हाफ फील्ड आपके पास देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन ऑक्सीजन एंड लास्ट में बोरॉन। क्यों, क्योंकि 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान रहेगा क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस, स्टैंड्स अप। क्वेश्चन है आपके पास, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी which one of the following statements with respect to N2, N2 plus, O2 and O2 plus is correct।
ठीक है, चारों ऑप्शंस देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2 आर हायर देन देयर करस्पॉन्डिंग केटाइन्स। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आपको आता है। बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि N2 और O2 के केस में ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस इज हायर देन दैट ऑफ N2, whereas बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ O2। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस आर एंड O2 प्लस आर प्रेजेंट इन सिग्मा एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं N2 प्लस में वो शॉर्टर नहीं होते देन O2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप इसके डायरेक्टली निकाल के भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, time up guys, stop. Which one of the following statement is incorrect about the diborane molecule? डायबोरेन मॉलिक्यूल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, तो देखते हैं। BH T क्या है यहाँ पे? T इज योर टर्मिनल हाइड्रोजन इन केस ऑफ डायबोरेन, इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि डायबोरेन मॉलिक्यूल के अंदर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पे अगर डायबोरेन के आप बात करो ब्रिज एटम की, तो दैट इज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द बॉन्ड एंगल HT-BHT इज 122 डिग्री। देखो, डायबोरेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द BHT बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गर देन BHB बॉन्ड डिस्टेंस। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है टर्मिनल हाइड्रोजन की वो छोटी होती है देन दी ब्रिज एटम। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल and 1,2-difluoroethane about their respective carbon-carbon bond. The most stable conformation, lowest energy of ethylene glycol and 1,2-difluoroethanes are. ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे गॉच स्ट्रक्चर्स और एंटी स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचना होगा, तभी आप अपना आंसर बता सकते हो। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ गॉच एंड एंटी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि इनमें से गॉच स्ट्रक्चर कौन सा है एज वेल एज एंटी स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखो, ये OH और ये OH दोनों इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट इन द सेंस कि आसपास हैं, दोनों ऑल्टरनेट प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों आपके हो गए गॉच स्ट्रक्चर। वहीं यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, OH एंड H, तो ये आपका हुआ एंटी स्ट्रक्चर। इसी तरीके से दोनों सिमिलर हैं तो गॉच, दोनों अलग अलग हैं तो एंटी। अब गॉच स्ट्रक्चर और एंटी स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो गॉच स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर आपका गॉच है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा। ओके, ये देखो, गॉच शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, गॉच स्ट्रक्चर एंटी, गॉच एंड एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है ये वाला क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन चूज द कंडीशन दैट गिव्स एन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको कहां पे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे तब मिलेगा। तो देखो ऑप्शंस, परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक्वस मर्क्यूरिक एसिटेट ट्रीटमेंट, डायबोरेन एडिशन और सल्फ्यूरिक एडिशन। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन नहीं होगा, एक्वस मर्क्यूरिक एसिटेट ट्रीटमेंट भी नहीं होता इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बचता है। ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही कॉन्ट्रैक्टरी हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है ये तो हम बोल सकते हैं कि डायबोरेन एडिशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर आप ये भी पढ़ते हो कि परऑक्साइड का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, लेकिन परऑक्साइड का प्रेजेंट होना जरूरी होता है विद HBr, नॉट विद HCl। तो कई लोग हैं जो कि मानते हैं कि परऑक्साइड के साथ HCl भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है और HBr भी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए भी हम मान सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन crystallizes into two different crystals from which rate constant of 0.02 second inverse and 0.13 second inverse. If the crystallization is assumed to be under kinetic control, then the half-life in seconds rounded off to 1 decimal place of the molecule is. So basically chemical kinetics से आपके पास क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो मान लो कोई एक ए आपके पास रिएक्टेंट है, उससे P1 प्रोडक्ट मिल रहा है, P2 प्रोडक्ट मिल रहा है, रेट कांस्टेंट K1 और K2 दे रखा है। तो आपसे टी हाफ डायरेक्टली पूछ लिया, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय K, K1 प्लस K2। दोनों वैल्यूज को पुट करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 4.62। राउंड ऑफ करोगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आंसर आएगा 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस। क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल फॉर अ सेल रिएक्शन गिवन बिलो इज 0.7 वोल्ट। ई नॉट दे रखा है आपको डेल्टा जी पूछा गया है इन केस ऑफ किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिएक्शन देख के पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 3। ठीक है, तो माइनस NFE वैल्यू पुट करी, फैराडेज कांस्टेंट 96500। आपने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 202650 जूल पर मोल। राइट, किलो जूल के अंदर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो किलो जूल मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय 1000 किया, आंसर आया आपके पास 202.650 किलो जूल पर मोल। ओके, तो काफी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Stop guys. Question है the activation energy EA estimated for a reaction from the Arrhenius equation is 21 kilojoule per mole. If the frequency factor is assumed to be independent of temperature, then the ratio of rate constant determined at 298 Kelvin and 260 Kelvin is. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम दी अर्हेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले भी देख चुके हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको अर्हेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए, राइट। अब के और टी के बीच में आपसे डायरेक्टली रिलेशन पूछा गया है, तो आपको गिवन क्या है, K2:K1 गिवन है 298/260। ठीक है, आपने जनरली इनको टर्म्स के अंदर इस टर्म के अंदर लिखा, ठीक है, फिर आपने ए से ए को कट किया, जब आपने सॉल्व किया एक्सपोनेंशियल लिया तो आपके पास वैल्यू आती है 3.45। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन गाइस। आई होप डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।